लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो ये टॉपिक क्या कहता है, सपोज आपको बहुत सारे पार्टिकल्स गिवन है, जैसे अपना एग्जांपल ले लो, ये m1 है, ये m2, m3, m4 और mn तक n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और मैंने ये बोला कि आप फोर्स निकालो पूरे सिस्टम के ऊपर जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो किसी ने कहा सर फोर्स निकल सकती है, मैंने कहा कैसे, कहता है ये देखो F वेक्टर विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, पहली फोर्स होगी m1 v1 वेक्टर d बाई डी टी ऑफ m1 v1 वेक्टर, सेकेंड वाला पार्टिकल मूव कर रहा है विद v2 तो m2 इंटू v2 वेक्टर, लास्ट पार्टिकल mn इंटू vn वेक्टर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? लिखो, तो टोटल फोर्स की जो वैल्यू होगी पूरे सिस्टम के ऊपर, और पूरे सिस्टम में कितने पार्टिकल्स एज्यूम किए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर करते जाओ। अगर 50,000 पार्टिकल है तो ये फोर्स को 50,000 बार लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन ये एक्चुअल कैलकुलेट करने का तरीका है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इसी फोर्स को कैलकुलेट करने का एक छोटा तरीका, बोलो क्या, d बाई डी टी ऑफ क्या, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात तो एक ही है, सेंटर ऑफ मास की टर्म में हम थोड़ा छोटा करेंगे, एक्चुअल तरीका तो ये रहा फोर्स निकालने का, पर सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में ये तरीका, ठीक है यहां तक। तो ऑब्वियसली हम इस मेथड को फॉलो करते हैं, इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ज्यादा आसान तरीका है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, तो सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करती तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या एज्यूम करनी है, जीरो। तो आपके पास क्या आएगा, जीरो इज डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये जीरो करना पड़ेगा अपने को ऐसे। और इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, मास तो कट गया, तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जीरो, मास तो कांस्टेंट, जीरो से कट जाएगा, ये बनेगा ना, तो m बाहर आ गया, तो d बाई डी टी ऑफ ई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। किया हुआ है हमने ये फोर्स में, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होता है, मैं वही प्रूव कर रहा हूं। मास तो बाहर आ गया, d बाई डी टी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो का मतलब है आइदर v सेंटर ऑफ मास, इस पे वेक्टर लगाओ, आइदर v सेंटर ऑफ मास इज जीरो और v सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। इसका मतलब दो मतलब निकलेंगे इसके, या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है या सेंटर ऑफ मास किस पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास की फॉर्म में निकाल लिया, और क्योंकि जब मैं बात करता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो मैं सिस्टम क्या लेता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो, मास तो जीरो से कट गया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी सेंटर ऑफ मास जीरो का मतलब या तो ये खुद जीरो है या ये कांस्टेंट है। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? अब इससे मतलब क्या है, मतलब कोई मैंने बता दिया, ठीक है, घर गए, घर वालों ने पूछा क्या सीख के आया, कहता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें क्या, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो और कांस्टेंट। लाइव एग्जांपल देके दिखा, कुछ तो है। तो आपने एग्जांपल दिया कि अगर मैं फोर्स नहीं लगाता इस बेंच पे, मैं टच ही नहीं करता, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी किस पे रहेगा, एट रेस्ट, वी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो। कहते ये तो सबको पता ही है, तो कुछ छेड़ेगा ही नहीं, तो मूवमेंट ही नहीं होएगी, तो वी सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, सही है। अगर ये क्लास अपने बेंच पे बैठी रहेगी तो सेंटर ऑफ मास भी तो वहीं खड़ा रहेगा, वो कौन सा मूव करेगा। अगर ये पूरी क्लास भागेगी, सेंटर ऑफ मास भी भागेगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करती और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। मैं आपको इसके एग्जांपल देके दिखाता हूं कि एक्चुअल में क्या सीखा आपने, ठीक है। करें स्टार्ट। इसका एग्जांपल ऐसा है, आप ये एग्जांपल देंगे, पॉइंट नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1,
सबसे पहले बॉम्ब एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोजन याद है हमने फोर्स में भी किया था, M1 V1 M2 V2 किया था। ये देखो मैं करके दिखाता हूं। सपोज ये एक बॉम्ब है, बॉम्ब किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास भी किस पे पड़ा हुआ है? रेस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस पे है? एट रेस्ट, क्योंकि बॉम्ब किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। अभी फटा नहीं है। और अगर ये फट गया आफ्टर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन ये फट गया, आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, क्योंकि जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। हमने किया था ये फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो होती है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाद में भी किस पे रहेगी? एट जीरो। आफ्टर एक्सप्लोजन नेट फोर्स तो बाहर से जीरो है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बाद में भी किस पे रहेगी? जीरो। किसने कहा सर ये क्या है? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है आप ये सिखा रहे हो कि ये बॉम्ब पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ। सेंटर ऑफ मास इसके अंदर है। मैंने कहा हाँ। कहता बॉम्ब फट गया, एक टुकड़ा वो गया, एक टुकड़ा वो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो स्टूडेंट को ये बता रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं बता और सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पर है। बिल्कुल यही सिखा रहा हूं। बॉम्ब के टुकड़े तोड़ लिए, फिर भी यहीं खड़े रहना, बोलना देखो सेंटर ऑफ मास यही दिख रहा है। अब तुम्हें लोग पागल भी बोल सकते हैं कि यार पागल है यार, कहाँ सिखाया है यार, कुछ दिखा तो है नहीं, पर तब भी यही बोलना सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं पर है। ये अजीब है सुनने में, ऐसा कैसे हो सकता है यार? टुकड़े गए, घर गए, कहाँ गिर गए पता नहीं, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। और हमने किया F0, सेंटर ऑफ मास पहले भी जीरो, सेंटर ऑफ मास बाद में भी जीरो। मैं करके दिखाता हूं मैथमेटिकली इस बात को कैसे प्रूव करना है। देखो इमेजिन करो इसका एक टुकड़ा M1 आफ्टर एक्सप्लोजन मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ V1, और दूसरा टुकड़ा M2 मूव करता है ऑपोजिट, ऑब्वियसली ऑपोजिट मूव करेगा, ये हमने सीखा था फोर्स में। एक पार्टिकल इधर जाएगा तो एक पार्टिकल इधर जाएगा ही जाएगा, ऐसे सीखा था। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता क्या है मुझे बताना जरा? M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2। वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ये लो, यही किया हमने। कोई डाउट इसमें? जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, मैं अपनी स्टेटमेंट पे अभी टिका हुआ हूं कि पहले भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, क्योंकि बॉम्ब रेस्ट पे था। दो टुकड़े इस तरीके से फटे कि सेंटर ऑफ मास अब भी रेस्ट पे ही रहेगा, चाहे वहां कुछ ना दिखे। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। ये फॉर्मूला कब लगा? जब बॉम्ब फट गया। जब बॉम्ब फट गया दो टुकड़े हो गए M1 M2, और मैं अभी भी कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा? एट रेस्ट। करके देखो जरा, जीरो जीरो कर दिया, M1 प्लस M2 कट गया जीरो से, क्या बचा? M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो M1 V1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस M2। अरे ये तो किया हुआ है आपने, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। याद करो हम हमेशा न्यूमेरिकल में करते आए M1 V1 M2 V2 आपके सामने। आपको कि सर माइनस नहीं किया था, हमने वेक्टर में कहाँ किया था? हमने स्केलर में किया था M1 M2 V2। वेक्टर फॉर्म में लिखवाया था मैंने, या माइनस भी लगता है? क्योंकि वेक्टर में माइनस ये शो कर रहे हैं कि ये अगर राइट है तो ये लेफ्ट है। सेम चीज आ गई। इसका हमें मानना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था, अब भी रेस्ट पे है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला मालूम है। M1 V1 M2 V2 लगता है, और अगर M1 V1 M2 V2 लगता है तो सेंटर ऑफ मास को किस पे होना पड़ेगा? एट रेस्ट। समझ में आया ये पॉइंट? तो बॉम्ब के चाहे 1000 टुकड़े हो जाएं, वहां पे कुछ भी ना दिखे, तो भी यही बोल रहे हैं सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे, अब भी रेस्ट पे रहेगा। सही? तो इमेजिन कर पा रहे हो? कोई कहता है जी बॉम्ब अगर मूव कर रहा हो तो, देखो मैं बॉम्ब को अब मूव करवाते हुए एक्सप्लोड करा के दिखाता हूं, तब क्या होगा? डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक राइट है दूसरा लेफ्ट है।
रिजल्ट तो ऑलरेडी मालूम ही है, और मालूम है कि ये मोमेंटम आपस में नेट मोमेंटम जीरो ही देंगे, तो ऑब्वियसली इसको जीरो होना पड़ेगा। उल्टा भी कर सकते हो। चलो ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल समझो सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का दूसरा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है कि सपोज ये ग्राउंड है, आपने एक रॉकेट को फायर किया। दिवाली आ रही है, अभी रॉकेट चलाना टेढ़ी टेढ़ी बॉटल करके मत चलाना, पर अगर कुछ चलाए तो रॉकेट इस तरीके से जाएगा, ये गया और ऐसे गिरेगा, सही है, ऐसे ही होगा। तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास रॉकेट का अगर ये ना फटे, अच्छा नहीं है, नहीं फटा, उड़ा पर फटा नहीं, तो कोई बात नहीं, जमीन पे गिर गया। सेंटर ऑफ मास बॉम्ब के अंदर ही पड़ा होगा। सेंटर ऑफ मास ये रास्ता फॉलो कर रहा है, क्योंकि रॉकेट यही रास्ता फॉलो कर रहा है। रॉकेट की जो मोशन होगी, जो पाथ होगा, वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा। रॉकेट का जो पाथ है वो पैराबोलिक है, सेंटर ऑफ मास भी पैराबोलिक है, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अगर रॉकेट ना फटे तो ये रास्ता होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज क्या हुआ कि रॉकेट फट गया, ये लो, रॉकेट गया, यहां तक गया और एक्सप्लोड हो गया, टुकड़े हो गए, कहीं भी रास्ते में टुकड़े हो गए। और टुकड़े कैसे गिरे, एक टुकड़ा इधर गया, एक इधर गया, इधर गया, इधर गया, कुछ ऐसे ये टुकड़े इस तरीके से गए, कुछ ना बचा, टुकड़े टुकड़े गिर गए। ऐसा होता है, देखते हो आप, पूरा पैटर्न बनता है। किसी ने पूछा सेंटर ऑफ मास कहां पर है सर आपका, तो आपने, वो छोटा बच्चा जो पूछेगा ना सेंटर ऑफ मास का, आपने कहा वो देख वही जा रहा है और वही पाथ फॉलो कर रहा है जो बिना फटे कर रहा था। ये क्या बात बनी, मतलब सेंटर ऑफ मास बिना फटे यहां जा रहा है, फटने के बाद भी वहीं जाके गिरेगा जो एक्चुअल रॉकेट ने जाके गिरना था। आपको कि गिरा तो कुछ नहीं, हाँ गिरेगा कुछ नहीं, पर आपने ऐसे ही बोलना है वो देख वो गया वो गया वो गया वो गया, कुछ नहीं दिखेगा आपको। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करोगे, इमेजिनरी, वो यही रास्ता फॉलो करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, ये बड़ी अजीब बात है। देखो अजीब बात नहीं है, मैं दिखाता हूं क्या हुआ। जब इसके टुकड़े हुए, कभी भी रॉकेट आगे जा रहा होगा ना, उसके टुकड़े कभी भी आपकी तरफ पीछे नहीं आएंगे, टुकड़े इस तरीके से आगे जाते हैं। आपने वॉर भी देखी होगी टीवी पे, कोई अगर रॉकेट मिसाइल फेंक रहा है तो उसके टुकड़े जब वो फटता है हवा में तो वो इस तरीके से आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक, बेसिकली हो क्या रहा है, मान लो इसके 10 टुकड़े हुए, ठीक है, M1 M2 M3 अप टू M10, और हर की कोई वेलोसिटी है V1 V2 V3 अप टू Vn। टुकड़े होंगे ही ऐसे कि M1 V1 M2 V2 M3 V3 M4 V4 करते करते M10 V10 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू M10 जो आंसर देगा वो यही पाथ फॉलो करने वाला है जो वो बिना फटे कर रहा था। इसलिए टुकड़े इस तरफ जाते हैं ताकि वो फटता भी इस तरीके से ही है कि उसका सेंटर ऑफ मास वही पैराबोलिक पाथ फॉलो करे जो बिना फटे कर रहा था। तो फटने का स्टाइल भी देखो कैसा है। अब ये नहीं है, वो रॉकेट ऐसा नहीं करता, पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेगा फिर फटेगा, अच्छा ऐसे गिरना, ऐसे ऐसे नहीं होता। ये नेचुरल प्रोसेस है। आपका कोई भी बॉम्ब अगर उड़ रहा है और वो फट जाता है, उसके टुकड़े ज्यादातर आगे गिरते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास को आगे जाना होता है, चाहे वो इमेजिनरी है चाहे वो एक्चुअल में नहीं गिर रहा। लेकिन आपने बोलना यही है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने क्या कैलकुलेट किया था, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वो डायरेक्शन क्या फॉलो कर रहा था, पैराबोलिक। बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन भी वही क्या फॉलो करेगा, वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी फॉलो करेगा और डायरेक्शन भी सेम करेगा। मैं इसका और एग्जांपल देता हूं आपको। आप फिर दिवाली का एक ऐसा वो आती नहीं, ट्रे आती है, एक आग लगा दो, सीधा शॉट्स ऊपर जाते हैं। आपने शॉट्स कभी फटते देखे हो तो आप ध्यान से देखना, आप शॉट ऊपर गया तो उसके बाद वो हर तरफ अपने पार्टिकल्स को गिरता है, ऐसे ही है। ऐसा तो नहीं होता शॉट ऊपर गया, वो जो पूरी पैटर्न बनना है लाइट्स का वो इधर गिर गया, इधर कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपने तो पूरा फ्लावर बनता है, ऐसा ही है, बहुत स्टाइल में बनता है। क्यों? इमेजिन करो एयर की फ्रिक्शन नहीं है, ट्रे बिल्कुल सीधी है, जहां से शॉट जाएगा बिल्कुल भी हिलाना नहीं, स्ट्रेट जाना है। अब वो निकलती झटका लगता है थोड़ा सा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मान लो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वो शॉट अभी सीधा गया है, अभी फटा नहीं है, बिल्कुल सीधा गया है। तो शॉट कैसे गया, शॉट ऐसे गया,
गया, ऊपर फट गया, जैसे ही फटा उसका पैटर्न हर तरफ गिर रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास अगर वो ना फटता तो बॉम्ब ऊपर जाता, बॉम्ब उसी ट्रे में वापस आता। कायदे से आइडियल कंडीशन में तो यही होता है, अगर बॉम्ब ऊपर गया तो बॉम्ब वहीं आके नीचे आएगा, अगर एयर की फ्रिक्शन नहीं, कोई झटका नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, तो यही बनता है, ऊपर जाके वहीं ट्रे के अंदर उसी जगह पे वापस आएगा, फटने के बाद भी वहीं आएगा। आपको क्या आया? तो कुछ नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके टुकड़े हो गए, टुकड़े हर तरफ गए, ताकि आप M1 X1 M2 X2 M3 X3 M4 X4 M5 X5 कर करके जो सेंटर ऑफ मास निकालोगे वो वही रास्ता फॉलो कर रहा है जैसे वो वापस बिना फटे जाता, फटने के बाद भी वैसे ही जाएगा, चाहे वहां कुछ ना जा रहा हो। और उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से गिरेंगे दूर दूर, ताकि उन कोऑर्डिनेट्स की जो पोजीशन है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वही पाथ फॉलो करेगा जो बिना फटे वो फॉलो करता था। तो सोचो, अगर सारा पैटर्न एक तरफ फट जाए, सेंटर ऑफ मास भी फिर यहां चला जाएगा, तो फिर वापस से कुछ आएगा नहीं, तो लॉ फेल हो जाएगा। लॉ ये कहता है बिना बॉम्ब के बिना फटे जो उसने पाथ फॉलो करना था, फटने के बाद भी वही फॉलो करना है। तो टुकड़े गिरेंगे ही ऐसे कि उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन वहीं की वहीं रहने वाली है, ऐसा कुछ। तो इमेजिन कर पा रहे हो वो पैटर्न सिमेट्री में क्यों बनता है? इसलिए बनता है क्योंकि टुकड़ों के कोऑर्डिनेट्स अगर कैलकुलेट करें M1 X1 तो वो वही रास्ता, क्योंकि वो नीचे गिर रहे हैं, फटने के बाद नीचे गिर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे आएगा। वो इस तरीके से सिमेट्री में फट रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास यही रास्ता फॉलो करेगा जैसे वो गया था। तो अगेन वो पैटर्न क्यों ऐसा फटता है मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। जब आप सीधा बॉम्ब गिरते हैं तो पैटर्न ऐसे फटेगा ताकि सेंटर ऑफ मास ये पैराबोलिक रास्ता फॉलो करे। अगर सारे टुकड़े मेरी तरफ आ गए तो सेंटर ऑफ मेरी तरफ आ गया, जो अलाउड ही नहीं है। अलाउड क्या? वो तो होता ही नहीं है। हम तो नेचर के लॉज को स्टडी कर रहे हैं, हम बना थोड़ा रहे हैं कि टुकड़े ऐसे गिरने हैं, रॉकेट ऐसा बनाऊंगा कि ऐसे फटेगा, ऐसा नहीं होता। वो फटेगा ही इस तरीके से, प्रिंसिपल ही रॉकेट का ये है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या इसमें लॉजिक है? कोई डाउट इसमें? समझ पा रहे हो? रियलिटी में कुछ नहीं आएगा, कहीं देखो ट्रे में वापस आएगा, ट्रे में कुछ वापस नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, अगर वो ना फटे हो सकता है ट्रे के ऊपर वापस गिर जाए, ये तो हो सकता है कि ट्रे के ऊपर वो टुकड़ा बॉम्ब वापस आए, ये हो सकता है। अगर फट गया तो गिरेगा इस तरीके से कि उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम वही पाथ फॉलो करेंगे जो वो बिना फटे कर रहा था। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा या नहीं करेगा। आपने बोला करेगा, चाहे मैं कोई टुकड़ा नहीं गया तो भी सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, इसका न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा अगर टाइम बचेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सिस्टम है अर्थ, है ना, ये अर्थ एंड मून। देखो लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना। आपने कभी ऐसा देखा हो या ऐसा सुना हो या ऐसा इमेजिन किया हो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है? ग्रेविटी नहीं, अर्थ को छोड़ दो, आप हवा में उड़ सकते हैं। ठीक, मैं और ये दोनों पार्टिकल्स आमने सामने हैं, क्या होगा? ये रे, हम दोनों बैठे हैं, क्या होगा? कोई ग्रेविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये अपने घर, मैं अपने घर, अच्छा उड़ते रहेंगे, कुछ भी रैंडम हो जाएगा। ओके, हम दोनों की टक्कर हो जाएगी। हाँ, हम दोनों की टक्कर हो जाएगी। क्यों? न्यूटन का लॉ G(m1 m2/r²। इस यूनिवर्स में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, टक्कर होएगी होएगी। तो फिर अब क्यों नहीं हो रही? अब भी तो होनी बनती है, अब क्यों नहीं हो रही? कोई बात नहीं, छोटी फोर्स से टक्कर हो जाती है। अच्छा ऐसा करते हैं, एक बिल्डिंग लेते हैं, एक मेरे को ले लो, अब तो फोर्स बड़ी हो गई। ओके, बिल्डिंग लो, बहुत बड़ी बिल्डिंग ले लो, तो मेरे को ले लो। अब तो वो बिल्डिंग मेरे को तो खींच नहीं रही, खींचना चाहिए ऑब्वियसली यार। अर्थ के होते हुए तुम सोच सकते हो तुम हिल भी पाओगे? अर्थ तुम्हें इतनी बुरी तरीके से खींच के रखती है ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इधर से उधर जा सको। अर्थ सबसे बड़ी चीज है, तो अर्थ जो है वो खींच के रखती है। इसलिए अगर अर्थ की, मैंने पहले बोला ग्रेविटी हटा दो, अगर ग्रेविटी हो फिर तो यार टक्कर ही नहीं। पर कोशिश हम सब कर रहे हैं आपस में टक्कर करने की, ग्रेविटी हटाओगे आपस में कोलिजन हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? सुना नहीं है कोई अगर बाहर जो सोलर सिस्टम है, कोई बाहर वहां से ऑब्जेक्ट आए तो कहां जाता है सबसे पहले? अर्थ पे आता है? नहीं नहीं, और प्लैनेट भी हैं। जुपिटर पे जाता है?
हाँ, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसी पे जाता है, जुपिटर पे जाता है। तो पता होगा वो बचा के रखा हुआ है पूरे सोलर सिस्टम को इसने। बुध, अगर बुध बहुत भारी है भाई, तेरा कहते नहीं यार, जन्मपत्री दिखाई थी, बुध बहुत भारी है भाई, वो पहली भारी है। वो कोई भी चीज़ को क्या कर रहा है बेसिकली, यही तो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो बचाती है। ठीक, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट तो आपका जुपिटर ही बचा लेता है, कोई भी चीज़ आएगी, अच्छी बात है, बचे हुए हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं और ये चले गए और हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, टक्कर होनी है, पर अब कोई गया, किसी ने हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी दी। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स ऐसा करते हैं, रस्सी बांध लेते हैं एक दूसरे से, और आपने देखा होगा उसको हल्की सी वेलोसिटी लेके गोल 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 घूमते हैं एक दूसरे के आसपास। कभी देखना यूट्यूब पे, कभी गोल गोल घूमते हैं ग्रेविटी सीरीज पे, पकड़ लेते हैं एक दूसरे का हाथ, गोल गोल घूमे जा रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? अर्थ कैसे घूम रही है? अर्थ क्यों नहीं जा पा रही यार? सन खींच लेना उसे, ऐसे घेर क्यों नहीं लेता? सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ तो कुछ भी नहीं उसके सामने, तो ऐसे खींच लेना। तो प्रॉब्लम क्या है? उसने, बुद्ध ने खींच के रखा हुआ है कि तू नहीं जाएगा। फिर सन तो इतना बड़ा है, सबको उठा के खींच ही लेगा, खींच क्यों नहीं पा रहा? डिस्टेंस, सन तो बहुत महान है, वो तो खींच ही लेगा। सन की तो बहुत जबरदस्त ग्रेविटी है, ऑर्बिट्स में फंसे हुए हैं, मतलब ट्रैक है ट्रेन की तरह, फंस चुका हूं नहीं। देखो लॉजिक ये है, ध्यान से समझना एक्चुअल में हो क्या रहा है। बिग बैंग थ्योरी सुनी है? एक्चुअल में अर्थ वर्थ ही नहीं पहले, और ये थ्योरी क्यों सही मानी जाती है बताता हूं। हुआ क्या कि बिग बैंग थ्योरी हुई और ये प्लैनेट्स और सन सेपरेट हो गए। सन, ये सब दूर जा रहे थे। सन जो सन है बहुत बड़ा है। अर्थ कहती है ठीक है बिग बैंग थ्योरी हुई, मैं चली, चल भाई छुट्टी, मैं जा रही हूं छोड़ के। वी वेलोसिटी से चल पड़ी, बहुत बड़ा प्लैनेट है यार, इतनी बड़ी बिग बैंग थ्योरी है, वहां से निकल गई सीधा जाने की कोशिश कर रही है। सन कहता है ऐसे कैसे जाएगी, मैं तेरे को क्या लगाऊंगा, फोर्स। कितनी? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, अगला चैप्टर आने वाला है, सुना हुआ है ना फोर्स। जैसे एप्पल को खींचा अर्थ ने, एप्पल कैसे ऊपर चला जाता है, एप्पल तो नीचे गिरेगा, तो ऐसे अर्थ भी जा रही है और सन ने इसको खींचना शुरू कर दिया। अब हर वक्त, अब देखो ना, हमने सर्कुलर मोशन किया हुआ है, अगर हर वक्त इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स, तो ये एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स सेंटर। तो इसने डायरेक्शन अर्थ की क्या कर दी, चेंज कर दी। अर्थ तो सीधी जा रही थी, पर ग्रेविटी की फोर्स ने खींचा, सन की ग्रेविटी ने खींचा, फोर्स लगाई, अर्थ मुड़ गई, फिर फोर्स लगाई, अर्थ मुड़ गई, फिर फोर्स लगाई, अर्थ मुड़ गई, आज तक फंसी हुई है, जा ही नहीं पा रही। तो इस तरीके से वो रोटेशन में है। सिर्फ अर्थ नहीं, जितने प्लैनेट्स हैं वो सब के सब इस चक्कर में ही है। आज सन कह दे छुट्टी, ग्रेविटी मेरी छुट्टी एक दिन के लिए, देखो सारे के सारे प्लैनेट भाग जाएंगे सीधा टेंजेंशियली पत्थर की तरह। आज तक ये फंसे हुए हैं। तो देखो अर्थ, सन के, अगर अर्थ घूमना भी बंद कर दे, मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, वेलोसिटी जीरो, सीधा सन के ऊपर जाके गिरेगी। ये तो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि उसको बिग बैंग थ्योरी से क्या मिल रखी है, कोई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मिली, और क्या हुआ, वेलोसिटी मिलने के बाद उसे सेंट्रीपिटल मिली और उसने डायरेक्शन चेंज करनी शुरू कर दी। अगर वेलोसिटी ना मिलती वो गिर जाती। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो देनी पड़ेगी जिससे रोटेशन होती है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि लॉजिक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है, ग्रेविटेशन में यही है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? मतलब ये नहीं पढ़ा जाएगा समुद्र मंथन हुआ था फिर उसके बाद ऐसे अर्थ बनी थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी इसमें ग्रेविटी का ही कॉन्सेप्ट चलने वाला है सारा, ऐसे ही है ना? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अब ये क्यों बताया जा रहा है। आपको बड़ा ध्यान से देखना है इस चीज को, ध्यान से देखो। अब जो प्लैनेट है, अब मून की बात करते हैं, मून, अर्थ मून सिस्टम। मून ना सैटेलाइट है अर्थ का। मून भी भाग रहा था कि मैं भी जा रहा हूं, पर क्या हुआ, अर्थ ने कहा, अब जो सन और अर्थ का रिलेशन है वो अर्थ और मून का रिलेशन है। मून भी सीधा जा रहा है, अर्थ का ऐसे कैसे जा रहा है, मैं देखो खींचूंगी, हर वक्त खींचते जा रही है, तो मून अर्थ के आसपास घूमी जा रही है। पॉइंट है। और दोनों मिलके सन का चक्कर काटे जा रहे हैं। तो मून अर्थ का चक्कर काट रही है और ये दोनों मिलके सन का चक्कर काट, हर कोई भागना चाह रहा है, और ग्रेविटी की फोर्स उसको भागने नहीं दे रही, सर्कल में घुमा रही है रादर। पॉइंट यहां तक क्लियर है? एक्चुअल में ग्रेविटेशन का लॉ तो ये कहता है जो मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है, ध्यान आगे प्लीज। एक्चुअल में ग्रेविटेशन का लॉ ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस बात को सिंपल तरीके से सेंटर ऑफ मास ने एक्सप्लेन किया। कैसे? सबसे पहली चीज इस पॉइंट को समझो कि अगर मान लो मैंने क्या बताया, ये दो बंदे हैं कुछ ऐसे, और सपोज मैंने इसको वेलोसिटी दी v, देखो देनी पड़ेगी, एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी v, और मान लो ग्रेविटी नहीं है, इसका मास क्या है m, इसका मास क्या है m, और ये क्या है इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पर मिलेगा, सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पे, तो इन बंदों का सेंटर ऑफ मास सेंटर में मिलेगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में मिलेगा, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये दोनों के दोनों इसके सेंटर ऑफ मास के आसपास क्या करेंगे, घूमेंगे। तो जो ये घूमते हैं, दो बंदे जो घूम रहे हैं, वैसे तो टक्कर हो जाती है, मैंने क्या बताया, पर हमने वेलोसिटी v दे दी तो ये सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं, ये रूल है। इसलिए आपने नोट किया होगा ज्यादातर बॉडीज किसमें घूमती है ना, सर्कल, क्योंकि अगर मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में, तो सर्कल में घूमेंगी, घूमती सब सर्कल में है। लेकिन अगर एक मास बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए तो फिर वो उनका सेंटर ऑफ मास बड़े वाले मास की तरफ चला जाएगा, तो बड़े वाले मास की तरफ गया तो दोनों जो बंदे हैं वो उस सेंटर को मानते हुए अपना चक्कर काटेंगे, एक बड़े चक्कर में घूमेगा और एक छोटे चक्कर में घूमेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं रहा। सेंटर ऑफ मास अगर यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये इसको सेंटर मानते हुए घूमेगा, और सेंटर ऑफ मास अगर यहां शिफ्ट हो गया तो ये इसे सेंटर ऑफ मास मानते हुए घूमेगा। ऐसा होता है, ग्रेविटेशन में करेंगे। लेकिन अभी ये नहीं बताना मुझे, अभी ये बताना है रूल ये है ग्रेविटेशन का, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक दूसरे के आसपास घूमते हैं तो एक्चुअल में ये बोला जाता है एक दूसरे के आसपास नहीं, वो अपने दोनों के सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते हैं, तो वो एक दूसरे के जो भी उनका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसके आसपास घूमते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, एक अर्थ है और एक मून है। अर्थ का मास मून के मास से बहुत 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 ही ज्यादा बड़ा है, तो इनका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होगा। कहां होगा? टुवर्ड्स अर्थ होगा। मास जितना भारी होगा उतना ही शिफ्ट होता जाएगा भारी मास की तरफ, तो जैसे जैसे मास बढ़ता रहेगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा। मास अर्थ का इतना बड़ा है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली अर्थ के ऊपर ही माना जाता है, ऑलमोस्ट अर्थ की तरफ है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी अर्थ है मून के सामने। चलो फैसला ये हो चुका, दोनों सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमेंगे, तो ठीक है। सबसे पहली बारी किसकी? मून की। मून ने पूछा मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आपने कहा जी वो तो अर्थ के ऊपर ही है, तो मून ने डिसाइड किया ठीक है मैं अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमूंगा, और उसका सेंटर ऑफ मास अर्थ है तो उसने अर्थ के चक्कर काटने शुरू कर दिया। अब अर्थ से कहा तू भी घूम, सेंटर ऑफ मास अर्थ कह दिया ठीक है मैं सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमूंगी, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, उसने कहा तेरे ऊपर ही है, तो ठीक है एक्सिस पे घूमूंगी क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ मास तो मेरे ऊपर है, तो उसने अपने एक्सिस पे घूमना शुरू कर दिया। ये एक्सप्लेनेशन है, तो छोटी एक्सप्लेनेशन है, मतलब ग्रेविटेशन के लॉ ना स्टडी करते हुए एक छोटे दो लाइनों में अगर सेंटर ऑफ मास से समझाना हो तो ऐसे समझाया जा सकता है कि अर्थ और मून की रोटेशंस कैसे एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन मैंने इसलिए हिस्ट्री बताई इसकी ताकि आप यही आंसर ना मान लें, आंसर तो एक्चुअल में ग्रेविटेशन के अंदर छुपा हुआ है, जो भी मैंने थोड़ा शुरू किया था, पर हम अभी नहीं कर रहे उसे, हम सेंटर ऑफ मास से समझा रहे हैं कि अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास अर्थ के ऊपर है, दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमते हैं, तो इसलिए मून अर्थ के आसपास घूमता है और अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। 3 प्लैनेट्स नहीं घूमेंगे ना, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हो इकट्ठे, तुम 8 प्लैनेट्स लो, सेंटर ऑफ मास सन के ऊपर है, सन है ही इतना बड़ा, सेंटर ऑफ मास सन के ऊपर है, हर कोई प्लैनेट अपना रूल फॉलो कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के आसपास घूम रहा है, पर उसका सेंटर ऑफ मास कहां है? सन, तो सन के आसपास चक्कर काटे जा रहे हैं और साथ में स्पिन भी करे जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है अर्थ जो सन है वो स्पिन कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये इसका रूल है सेंटर ऑफ मास का, ठीक है।